Hello students, today we'll study history from class 10th and the section which we'll continue today is section 1 events and processes जिसका चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हम पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 5 विजुअलाइजिंग द नेशन। तो जिस तरह से अलग अलग नेशन स्टेट्स बनते जा रहे थे यूरोप में, तो उस वक्त एक चीज जो लोगों के माइंड में आई वो ये थी कि एक नेशन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, उसे विजुअलाइज कैसे किया जाए। तो आज हम इसी चीज के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ड्यूरिंग द 18th एंड 19th सेंचुरीज जितने भी आर्टिस्ट थे उन्होंने ये सोचा कि हम नेशन को एक फेस देंगे, यानी एक चेहरा उसे प्रदान करेंगे। जैसे अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो हम अपने नेशन को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? थ्रू भारत माता, राइट। तो हमने क्या किया है, एक फेस दिया है अपने देश को ताकि हम उसे आइडेंटिफाई कर सके। तो ऐसे ही कुछ प्रयास अलग अलग आर्टिस्ट जो थे वो 18th एंड 19th सेंचुरीज में करने लगे थे। अब इसमें भी ज्यादा ध्यान देने की बात यह है कि जब भी एक फेस चुना जाता था वो ज्यादातर एक फीमेल फेस या एक फीमेल फिगर ही चुना जाता था। एंड द फीमेल फॉर्म चूजन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी रियल वुमेन, यानी असल में ऐसी कोई महिला नहीं होती थी जिसे कि हम एक फीमेल फॉर्म के तौर पे चूज करते थे किसी भी देश को आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड सून द फीमेल फिगर बिकेम एन एलेगोरी। अब ये जो एलेगोरी शब्द है इसका मतलब होता है कि जब आप किसी पिक्चर को या किसी इमेज को, पोएम को यूज करते हैं कोई हिडन मीनिंग बताने के लिए या एक कोई इंटरप्रिटेशन करने के लिए किसी चीज को, किसी आइडिया को। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा था कि जितने भी नेशन स्टेट्स जो थे वो अपने आप को अगर रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे तो उसके लिए क्या चूज कर रहे थे, वो एक फीमेल फॉर्म को चूज कर रहे थे। रीजन बीइंग, अगर आपने ध्यान दिया होगा हम ज्यादातर अपने कंट्री के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? मदरलैंड। तो ये जो वर्ड हम मदरलैंड यूज कर रहे हैं इसी वजह से ज्यादातर फीमेल फॉर्म को ही चूज किया जाता था। अब जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जब हमें न्याय प्रक्रिया को दर्शाना होता है यानी जस्टिस को दर्शाना होता है तो उसके लिए हम कौन सी एलेगोरी चूज करते हैं? ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन की। आपने कभी भी ध्यान दिया हो किसी मूवी में या किसी टीवी शो में हमेशा एक ब्लाइंड फोल्डेड एक आपको स्टैचू दिखाया जाता है एक वुमेन का, जो कि किस चीज की एलेगोरी है? जस्टिस की। अब ये जो फीमेल एलेगोरी वाला आइडिया है ये बेसिकली आया कहाँ से था? अब द आइडिया ऑफ यूजिंग फीमेल एलेगरी केम विद फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी उस वक्त उन्होंने एक फीमेल फिगर को चूज किया, फीमेल एलेगरी को चूज किया, जिसके थ्रू वो क्या करते थे, अपने जो आइडियाज होते थे रिगार्डिंग लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक, तो इन सब चीजों को प्रेजेंट करने के लिए जर्नली क्या किया जाता था, एक फीमेल एलेगोरी को यूज किया जाता था। इसके साथ ही उन्होंने क्या करना शुरू किया, कुछ ऑब्जेक्ट्स को भी यूज किया एक नेशनलिस्ट सिंबल के तौर पे। जैसे कि अगर आप यहाँ इस इमेज में देखें आपको एक ब्रोकन चेन दिखाया गया है और ये एक रेड हैट दिखाया गया दूसरे इमेज में। तो ये जो दोनों सिंबल्स थे ना, ब्रोकन चेन और ये रेड कैप, ये लिबर्टी को दर्शाते थे। सो यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि अलग अलग जो हमारे सिंबल्स हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं या साथ ही फीमेल एलेगरी है, उसको हम किस लिए यूज कर रहे हैं? हमें क्या डिपिक्ट करना है? जो नेशनलिस्ट सिंबल्स हैं उन्हें डिपिक्ट करना है, या प्लस जब हमें अपने देश को एक चेहरा देना है उसके लिए हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब ये कंसेप्ट शुरू हो गया था फीमेल एलेगरी को चूज करने का अपने देश को दर्शाने के लिए, तो उस वक्त बहुत से लोगों ने ये सोचा कि इन चीजों को लोगों के माइंड में हमेशा याद रखने के लिए, उनको एक जैसे कहते हैं ना कि उस याद को ताजा रखने के लिए उन्होंने क्या करना शुरू किया, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को ना अलग अलग जगहों पे प्लेस करना शुरू कर दिया। अब जैसे अगर फ्रांस की बात करें तो मैरियन वॉज इरेक्टेड एट पब्लिक प्लेसेस, इट वॉज ऑल्सो इंस्क्राइब्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। अब ये जो फीमेल फिगर आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कि बेसिकली फ्रांस को रिप्रेजेंट करता है, उसे क्या नाम दिया गया? मैरियन। जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हम किस फीमेल फिगर को यूज करते हैं? भारत माता जो है उनकी बात करते हैं। तो उसी तरह से जो नाम फ्रांस में यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट देयर मदरलैंड, दैट इज व्हाट? मैरियन। और मैरियन को अलग अलग पब्लिक प्लेसेस पे इरेक्ट किया गया, उनके स्टैचूज बनाए गए, सो दैट जब भी लोग उन्हें देखें उनके अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो हैं वो बार बार उनके अंदर वो यादें ताजा होती रहे और उन्हें अपने देश के साथ एक जुड़ाव महसूस होता रहे। साथ ही साथ अलग अलग कॉइन्स पे और जो स्टैम्प्स थे उन पे भी उनको इंस्क्राइब किया गया, सो दैट लोगों के जहन में हमेशा यादें ताजा रहें। अब ऐसा ही कुछ
जर्मनी में भी हुआ। अब जो जर्मनी के लिए फीमेल फिगर यूज किया गया उस मदरलैंड को दर्शाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? वेल, जर्मनी जो है इट इज डिपिक्टेड थ्रू जर्मनिया। तो अब आप जिन्हें यहाँ इमेज में देख रहे हैं ये है जर्मनिया, जो बेसिकली फीमेल एलिगोरी है, जो किसे रिप्रेजेंट करती है? जर्मनी को। तो अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें, यहाँ पे भी उन्होंने कुछ सिंबॉलिक फॉर्म्स जो है यूज की हैं, जैसे कि उनके हाथ में किसे दिखाया गया है? जर्मनी के नेशनल फ्लैग को दिखाया गया है। फिर उनके हाथ में एक स्वॉर्ड दिखाई गई है जो क्या रिप्रेजेंट करती है? जर्मनी के वेलर को रिप्रेजेंट करती है। प्लस साथ ही स्वॉर्ड के साथ उन्होंने ओक लीव्स को पकड़ा हुआ है। अब जो जर्मन ओक है ना, जर्मन ओक बेसिकली स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक इमेज के अंदर ही वो काफी सारी चीजों को ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, फीमेल फिगर के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं आम लोगों के लिए। एंड अगर आप थोड़ा फीमेल फिगर के बैक देखें तो आपको यहाँ पे एक सन रेज दिख रही होंगी। जो ये सन रेज है ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये प्रेजेंट करती है ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, जो कि एक देश के लिए बहुत जरूरी होता है। So here we can say that to keep the nationalist feelings always alive in the hearts of the citizens, the allegory was used by different nations. यानी जैसे जैसे जितने भी different European countries थे, जिस तरह से उनको अपनी नेशन स्टेट का दर्जा मिलता गया, चाहे वो उन्होंने इंडिपेंडेंस गेन की, चाहे उसके लिए उन्होंने वॉर्स लड़े, यूनिफिकेशन हुआ, तो बाद में उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? लोगों के मन के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग को हमेशा जिंदा रखने के लिए, उन यादों को ताजा रखने के लिए उन्होंने क्या किया? डिफरेंट एलिगोरीज का सहारा लिया और ऑब्जेक्ट्स का भी सहारा लिया। सो आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू ये समझ आ गया होगा कि जो एलिगोरीज होती हैं ये क्या है, नेशनल सिंबल्स जो है उनका क्या यूजेज है और उनका क्या इंपॉर्टेंस है। ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, नेशनलिज्म टर्न्ड इनटू इंपीरियलिज्म। जहां की नेशनलिज्म के बेसिस पे यूरोप में अलग अलग जगह क्या हो रहा था? रेवोल्यूशनरी अटेम्प्ट्स हो रहे थे, नेशन स्टेट्स बनाए जा रहे थे, क्योंकि लिबर्टी चाहिए थी, फ्रीडम चाहिए थी लोगों को। अब बाद में ये नेशनलिज्म जो था ये इंपीरियलिज्म की तरफ बढ़ने लगा। जैसे कि अगर आप यहाँ इस इमेज पे ध्यान दें तो आपको ये क्या दिखाने की कोशिश की है कि अलग अलग जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चाइना को रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं अमंग देमसेल्व्स, सो दैट वहां से वो कुछ अपना बेनिफिट डिराइव कर पाए। अब अगर इंपीरियलिज्म शब्द का मतलब जाने तो ये बेसिकली इस तरह की पॉलिसी होती है जिसमें व्हाट यू वांट टू डू इज कि यू जस्ट वांट टू एक्सटेंड योर कंट्रीज पावर। मतलब आपको अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशंस करने हैं, अपने देश की पावर बढ़ानी है, सो दैट आप वहां से कुछ अपने बेनिफिट्स डिराइव कर सकें। अब होने ऐसे लगा कि जितने भी मेजर यूरोपियन पावर्स थी उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? दे स्टार्टेड मैनिपुलेटिंग नेशनलिस्ट फीलिंग्स टू अचीव द एम ऑफ इंपीरियलिज्म। जो आम जनता होती थी ना, उनके मन में जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स होती थी उसको ये क्या करते थे? मैनिपुलेट करते थे, सो दैट बेसिकली जो इनका अब नया एम बन गया था इंपीरियलिज्म का, उसको ये पूरा कर सके। अब एक ऐसा एरिया था जिसके लिए सबसे ज्यादा फाइट किया गया, क्योंकि वहां पे ये लोग अपना जितने भी यूरोपियन पावर्स थी कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाहते थे। तो वो कौन सा एरिया था? बाल्कन्स। तो बाल्कन्स जो था 1871 के दौरान सबसे बड़ा सोर्स था नेशनलिस्ट टेंशन का। अगर आप इस मैप में ध्यान से देखें तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है, जैसे कि क्रोएशिया, रोमेनिया, सर्बिया, बल्गेरिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, अल्बेनिया, ये सारा जो ये रीजन है ये बेसिकली बाल्कन्स है। और अगर बाल्कन्स की बात की जाए तो ये वो रीजन था जो ओटोमन एम्पायर के अंडर आता था। तो ओटोमन एम्पायर, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वो एम्पायर था जिसके कंट्रोल में कभी ग्रीस भी हुआ करता था। ग्रीस ने अपनी इंडिपेंडेंस किससे गेन की थी? ओटोमन एम्पायर से ना। तो बेसिकली ये क्या था? ओटोमन एम्पायर के अंडर आता था। और जो यहाँ के रहने वाले लोग थे, यानी जो इनहेबिटेंट्स थे इस एरिया के, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें स्लैब्स कहा जाता था। अब जैसे जैसे रोमांटिसिज्म का आइडिया स्प्रेड होने लगा तो वहां के लोगों को लगा कि हमें भी इंडिपेंडेंस गेन करनी चाहिए। रोमांटिसिज्म, आपको अगर कंसेप्ट याद हो, हमने पहले भी डिस्कस किया था। रोमांटिसिज्म का मतलब होता है कि जब आप पोएम्स, म्यूजिक, पेंटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं किस लिए? लोगों के मन में नेशनलिस्ट फीलिंग्स को इनकलकेट करने के लिए। तो वो जो ये कंसेप्ट है पूरा, उसको क्या कहा जाता है? रोमांटिसिज्म। तो अब जब ये रोमांटिसिज्म का आइडिया स्प्रेड होने लगा बाल्कन रीजन के अंदर,
तो वहां पे क्या चेंजेस देखने को मिले कि लोगों ने ये कहा कि हमें ओटोमन एम्पायर से आजादी चाहिए ही चाहिए। रीजन बीइंग कि कभी इन द पास्ट हम लोग क्या थे, हम लोग थे इंडिपेंडेंट, और आउटसाइडर्स ने क्योंकि आके हम पर एक कंट्रोल एस्टैब्लिश किया, तो अब हमें क्या करना है, हमें अपनी आजादी को वापस गेन करना है। अब इस दौरान ओटोमन एम्पायर ने बहुत से रिफॉर्म्स भी लेके आने की कोशिश की, थोड़ा मॉडर्नाइज भी किया चीजों को, सो दैट उनकी ग्रिप जो है वो इस एरिया पे बनी रहे, पर वो इस सब में बहुत ज्यादा नाकाम रहे। इवन बाद में ये भी देखने को मिला कि ऐसे बहुत से रीजन्स जहां पे यूरोपियन सब्जेक्ट्स रहते थे, दे ब्रोक अवे टू फॉर्म नेशन स्टेट्स। मतलब जहां पे इस तरह के लोग थे जो बेसिकली यूरोपियंस थे और जो ओटोमन एम्पायर के खिलाफ थे, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, खुद को सेपरेट करना शुरू कर दिया और नेशन स्टेट्स फॉर्म अप करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि क्योंकि डिफरेंट जो स्लेविक नेशनैलिटीज के लोग थे ये बहुत ज्यादा हार्ड अटेम्प्ट्स लगा रहे थे क्योंकि उन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए थी, तो उसकी वजह से बाल्कन्स जो था ये क्या बन के आया बाद में, एक एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि पहले जितने भी स्लैव्स हैं वो क्या चाह रहे हैं, हमें मिल जाए इंडिपेंडेंस। एंड नॉट ओनली दिस, जैसे ये लोग इंडिपेंडेंस गेन करते चले गए तो उस वक्त इनके दिमाग में एक और चीज आने लगी, वो ये थी कि हमें अपनी टेरिटोरियल लिमिट्स जो हैं उन्हें करना है एक्सटेंड। तो जब इनके दिमाग में ये चीज आने लगी कि हमें अब अपने टेरिटोरियल लिमिट्स को एक्सटेंड करना है, उस वजह से बहुत सारे यहाँ पे युद्ध हुए, लड़ाई झगड़े हुए, जिसकी वजह से एक एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन गया। इतना ही नहीं, यहाँ पे अब एक चीज और होने लगी कि यूरोपियंस भी आने लगे, क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि अगर हम इस एरिया में आ जाते हैं तो हम अपने ट्रेड को फ्लरिश कर पाएंगे। और इसी एम के साथ यहाँ पे बहुत से यूरोपियंस भी अब एंटर होने लगे थे। सो अब इनका एम क्या था, एम वॉज टू कॉन्क्वर बाल्कन्स। तो बाल्कन रीजन में आके अब यहाँ पे बहुत सारे युद्ध लड़े गए, यहाँ पे बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ विद द एम ऑफ इंपीरियलिज्म। तो इंपीरियलिज्म एक ऐसा नई चीज उभर के आई थी उस दौरान जिसकी वजह से बहुत सारे युद्ध हो रहे थे, और इसमें ऐसे बहुत से मेजर यूरोपियन पावर शामिल हुए जैसे कि रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड एंड सम अदर यूरोपियन पावर्स, जो कि बेसिकली क्या चाह रहे थे कि हमें सिर्फ एक कंट्रोल एस्टैब्लिश करना है, बिकॉज ये एक नियर बाय प्लेस था और यहाँ से ट्रेड करना बहुत एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी के तौर पे साबित होता। अब इन्हीं सारे युद्ध और लड़ाइयों की वजह से ये चीज रिजल्ट अप हुई थी एक बहुत मेजर वॉर में, जिसे हम जानते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के नाम से। तो अब जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उस दौरान ये देखने को मिला कि ये बाद में यूरोप के एक मेजर डिजास्टर के रूप में साबित हुआ, क्योंकि आप आगे के चैप्टर्स में ये जानेंगे पढ़ेंगे कि जब वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके बाद बहुत सा नुकसान हुआ था पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को, ट्रेड को, और लोगों को कितनी हार्डशिप्स और परेशानियां भी बियर करनी पड़ी थी। वेल, कमिंग बैक टू आवर करंट चैप्टर, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई लोगों ने अलग अलग कॉलोनीज एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जितने भी यूरोपियन पावर्स थे ना, ये डिफरेंट कंट्रीज को अपने कॉलोनी के तौर पे इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि इन्होंने वहां पे अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशंस कर लिए थे। एंड वहां पर भी जो लोग थे उनको बहुत ज्यादा हार्डशिप्स बियर करनी पड़ रही थी, बिकॉज इनका मेन एम था सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना, तो वहां के लोगों की जो समस्या है उन पे ये ध्यान नहीं देते थे। अंततः हुआ ये भी कि जिन जगहों पे इन्होंने कॉलोनीज एस्टैब्लिश की थी तो उन लोगों ने क्या किया, द कॉलोनाइज नेशंस बिगेन टू अपोज। अब यहाँ पर भी इन्हें ऑपोजिशन जो था झेलना पड़ा। जैसे कि अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें तो यहाँ आपको क्या दिखाया गया है कि इंग्लैंड जो है उसका अलग अलग एरियाज पे जो उसने अपना एक कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया है, उसको इस पिक्चर के थ्रू हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कनाडा है, इंडिया है, और वो बाकी के जो नेशंस है जिनके ऊपर की अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करके उन्हें कॉलोनी के तौर पे इस्तेमाल कर रहा था। बट एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि वहां के लोगों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, इनका मेन एम क्या था, सिर्फ प्रॉफिट्स अर्न करना, अपने ट्रेड को बढ़ाना। तो ऐसी सिचुएशन में जैसा कि वहां के लोग बहुत ज्यादा हार्डशिप्स और दिक्कतें बियर कर रहे थे, तो ये लोग जो थे, इन लोगों ने खुद को एकजुट कर लिया और इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपोज करना शुरू कर दिया उन पावर्स को जो उन्हें एक कॉलोनी की तरह ट्रीट करते थे, उनके ऊपर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर चुके थे। तो इस प्रोसेस के दौरान जो एक चीज हमें समझ में आई वो ये थी
कि द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वाज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम इस बात को समझना चाहें तो अगर शुरुआत से चले तो हमारा चैप्टर जो था वो यहाँ से शुरू हुआ था कि जो नेशनलिज्म था ये कहाँ पे शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था यूरोप में। रीजन क्या था? कि मोनार्की से आजादी चाहिए, राइट? हमें क्या अचीव करनी है? लिबर्टी, एंड हमें क्या चाहिए? थोड़ी फ्रीडम चाहिए, रिपब्लिक चाहिए, और मोनार्की से हमें चाहिए थी आजादी। बाद में जब ये नेशन स्टेट्स बनते चले गए और पहुंच गए किस तरफ? इंपीरियलिज्म की तरफ, तो उस वक्त इन लोगों का कहाँ पे कंट्रोल एस्टेब्लिश हो गया? यूरोपियन पावर्स का डिफरेंट जो एशिया अफ्रीका के पार्ट्स थे जिनको इन्होंने किस तरह से यूज किया? कॉलोनी के तौर पे। लेकिन अब इन कॉलोनीज में भी फाइनली नेशनलिज्म जो था वो आ गया। कैसे? क्योंकि लोग क्या चाह रहे हैं? हमें अपने देश को आजाद कराना है इंपीरियलिस्ट जो पावर्स हैं उनसे। एंड फाइनली यहाँ पे हम इस चीज को इस वे में सम अप कर सकते हैं कि हाँ, जो ये नेशनलिज्म का आइडिया था इसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया लोगों के द्वारा, पूरे वर्ल्ड के द्वारा, सो दैट हम क्या कर सके? खुद को एकजुट कर सके, अपने देश के बारे में सोच सके और अपने आप को एक बेहतर देश बना सके जहां पे ना तो कोई मोनार्कियल सिस्टम हो, ना इंपीरियलिज्म हो। वहां पे सिर्फ क्या हो? कुछ अच्छी चीजें जैसे कि लिबर्टी, रिपब्लिक, सोशलिज्म। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो हमारे देश में हो, इस कंसेप्ट के साथ लोग चलने लगे और नेशनलिज्म को उन्होंने यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया। So with this we come to an end of our video.